दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह गया। अब कांग्रेस के लीडर बीजेपी में जाके टिकट ले रहे हैं, बीजेपी के लीडर कांग्रेस में जाके टिकट ले रहे हैं। तो इतनी राजनीतिक चेतना लोगों में है, डेमोक्रेटिक वे से वोट करते हैं, तो वो इन वादों में नहीं आएंगे। वो तो देखेंगे कि हमारे लिए काम किसका बढ़िया रहेगा। लेकिन हिमाचल के नौजवान को भी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, गृहिणी का जो बजट बढ़ गया है वो कम होना चाहिए। और 5 साल भारतीय जनता पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश में वादे थे वो लोगों ने देख भी लिए हैं। तो वहाँ से भी लगता है कि अब जो है वो ये रिवाज जारी रहेगा, रिवाज नहीं बदलेगा और राज जो है बदल। देखिए, मैं इस वक्त धर्मशाला में मौजूद हूँ, मेरे साथ चंदेल साहब हैं। पहली बार हिमाचल में हमारे साथ हुआ है कि किसी व्यक्ति ने सामने से आगे पूछा है कि हमसे बात कीजिए, हम आपको अपने विचार बताना चाहते हैं। सर, हिमाचल में लोग बात करने थोड़ा घबराते हैं क्या मीडिया से? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि ऐसा भी नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक तौर पे लोग समझते हैं कि ऐसा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई पेशा कर रहा है, कुछ ऐसा मैं किसी के सामने आ। आप क्या काम करते हैं? मेरा एक छोटा सा शॉप है, रेस्टोरेंट है। अच्छा। मैं अपना एक बिजनेस करता हूँ। हाँ। अच्छा, क्या लग रहा है कि यहाँ पे किसकी सरकार बनेगी इस बार हिमाचल में? हिमाचल प्रदेश में तो अब लगता है कि सरकार जो बदल जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो हमेशा से हिमाचल करता आया है, वो जो है बदल जाएगी और शायद कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी। तो वादे बढ़िया लग रहे हैं कांग्रेस की? नहीं, कांग्रेस के वादे, एक तो बात जो कांग्रेस ने बोला है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, जो कर्मचारियों की है। और हिमाचल प्रदेश में काफ़ी हद तक राजनीतिक जो सत्ता को कर्मचारी वर्ग जो है वो लीड करता रहा है। कर्मचारी वर्ग की वजह से वो सत्ता में लोग आते रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां। तो इस बार वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारी जो है इन कांग्रेस फेवर शायद वो वोट करेगा, क्योंकि कांग्रेस ने कमिटमेंट की है कि अगर कैबिनेट की फर्स्ट मीटिंग में जो है वो हम जो है कि आपको वो ओल्ड पेंशन स्कीम दे देंगे। तो इससे भी लगता है बीजेपी के तो बहुत बढ़िया वादे हैं। वो कह रहे हैं कि देवभूमि है ये, तो जितने भी मंदिरों के विकास रुके हुए हैं उन मंदिरों का भी विकास किया जाएगा, सड़कों से जोड़ा जाएगा, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह खोले जाएंगे। बिल्कुल, मंदिरों का विकास भी होना चाहिए, लेकिन हिमाचल के नौजवान का विकास भी होना चाहिए। लेकिन मंदिर भी तो जरूरी है ना? जरूरी है, मैं उसको देना ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हिमाचल के नौजवान को भी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, गृहिणी का जो बजट बढ़ गया है वो कम होना चाहिए। और 5 साल भारतीय जनता पार्टी के जो हिमाचल प्रदेश में वादे थे वो लोगों ने देख भी लिए हैं। अब जब जहाँ इस देश में चुनाव आता है, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन ये बात हम देखने में आते हैं कि अब जयराम जी पीछे हो गए और मोदी जी के नाम पे, अमित शाह जी के नाम पे, नड्डा जी के नाम पे, देश के सबसे बड़े नेता है तो उनके नाम पे चुनाव होगा ही नहीं। वो देश के प्रधानमंत्री है। लेकिन यहाँ रैली हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी के तो सदस्य हैं, हम डिनाई ही नहीं कर सकते। हमें कोई अधिकार भी नहीं उनको बोलने के कि आप ना आए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 5 साल आपने सत्ता चलाई है तो अपनी कारगुजारी के ऊपर वोट मांगिए। अपनी कारगुजारी पे ऊपर वोट मांगिए, लोग आपको वोट देंगे अगर आपने सही। बीजेपी कह रही है कि हिमाचल को ये जो प्रथा है कि हर बार वो जो है सरकार बदल लेते हैं, उसको रोकना चाहिए और एक सरकार को ज्यादा लंबा समय देना चाहिए, तब काम अच्छे से हो पाएगा। ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से बोल रही है, उस पर तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं, उसका पॉलिटिकल जो सोचने का स्तर है वो अपने तरीके से सोच। लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे यहाँ जो है वो सत्ता बदल जाएगी। जब आज से 1 महीना पहले लग रहा था कि ये उस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार चलता है वो कब्जे में कर लेंगे और फिर सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आम नागरिक होने के नाते मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने टिकट आवंटन किया है, 10-12 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप खो दी है, जो मेरा एक व्यक्तिगत। कैसे, थोड़ा समझाइए। फॉर एग्जाम्पल, फतेहपुर सीट जहाँ अभी वन मंत्री, हमारे पूर्व वन मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ से ही भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने काम भी किया, कृपाल परमार जी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मंडी की सीट, प्रॉपर सीट, वहाँ से अनिल शर्मा जी को फिर टिकट दे दिया, जबकि वो था डुलमुल के अनिल शर्मा जी कांग्रेस में चले जाएंगे। वहाँ से एक प्रवीण शर्मा थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे, वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। इसी तरीके से 22-23 सीट है जहाँ पर इंडिपेंडेंट इनके लोग वो मैनेज भी नहीं हुए शायद। तो वहाँ से भी लगता है कि अब जो है वो ये रिवाज जारी रहेगा, रिवाज नहीं बदलेगा और राज जो है बदल। मोदी जी कह रहे हैं इस बार रिवाज बदल देंगे, क्योंकि कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने कई राज्यों में ऐसे रिवाज बदले हैं।
नहीं, वो अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, लोगों की राजनीतिक चेतना अलग अलग तरह की है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक चेतना मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक लोग हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा। पिछला जब चुनाव हुआ था तो आप मानते होंगे सिटिंग मुख्यमंत्री को मतलब हिमाचल की जनता ने हरा दिया था, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर हरा दिए थे। हाँ। तो इतनी राजनीतिक चेतना लोगों में है, डेमोक्रेटिक वे से वोट करते हैं, तो वो इन वादों में नहीं आएंगे। वो तो देखेंगे कि हमारे लिए काम किसका बढ़िया रहेगा। वो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड लेके बैठा है, उसका ऑडिट किया जाएगा और जो अवैध संपत्ति होगी उसको जब्त कर लेंगे। होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो वो संपत्ति है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है जिसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। हाँ। उसका सब वो गवर्नमेंट अपने तरीके से को कमेटी जो भी फार्मूला होता है उसको चेक करे और उसको ले और उसको इस प्रदेश के हित के लिए यूटिलाइज करे। लेकिन अब आप कह रहे हो कि जी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी फिर तो ये नहीं हो पाएगा। नहीं, ये मुझे लग रहा है आप इस चीज को गलत बांट रहे हैं। मैं आपके मुंह से सुन रहा हूँ, मैं पर्सनली ये सोचता हूँ ये एक दूसरी पार्टियां एक दूसरे पे लांछन लगाती है। वो नहीं, ये तो मैनिफेस्टो में लिखा है बीजेपी के कि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का ऑडिट करवाएंगे और जो अवैध होगी उसको जब्त करेंगे। सही बात, ठीक है, सही बात है। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है। आप इसका समर्थन करते हैं, कांग्रेस का भी समर्थन करते हैं, कैसे? नहीं, मेरी बात सुनिए। आप जो सवाल कर रहे हैं, हाँ। मैं उस सवाल का जिस लहजे से आप सवाल पूछ रहे हैं, हाँ। उसका मैं समर्थन ही नहीं करता। ये आपका सवाल पूछने का तरीका ही कम्युनल तरीका ही है जो आपने अभी सवाल पूछा है कि बीजेपी ने ये बोला है और कांग्रेस ने नहीं बोला, तो आप इसका समर्थन करते हैं या नहीं करते? नहीं, मैं दो चीजें आपके सामने रखी हैं, आप किसका समर्थन करते हैं, ठीक है? क्योंकि जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पार्टियां बोल रही हैं। नहीं, पार्टियां बोल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस ने बोला कि हम ऑडिट नहीं करेंगे या बीजेपी ने बोला कि हम ऑडिट करेंगे और कांग्रेस ने बोला ये गलत है, ऑडिट नहीं होना चाहिए। हाँ, फेयर इनफ, ये आर्गुमेंट मैं मान लूंगा। ठीक है, पर ये इस तरीके का मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, ये हिमाचल में कोई चलने वाली बात नहीं, ऐसे तो सवाल उठने भी नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ। हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं है? नहीं, कोई राजनीति नहीं है हिंदू मुसलमान की राजनीति। अच्छा। ये बड़ी बड़ी पार्टियां अलग प्रदेशों में करते हैं। हिमाचल प्रदेश बहुत शांत प्रिय प्रदेश है। हाँ। यहाँ के लोग, आप कह रहे थे ना कि लोग बात करने को तैयार नहीं है। अब इस तरीके के आप सवाल जो गांव के नागरिक से पूछेंगे, वो बेचारा सवाल उत्तर ही नहीं दे पाएगा, तो फिर क्यों वो बात करेगा? फिर वो डरेगा बात करने से। दूसरा, दोनों पार्टियों में कोई फर्क नहीं रह गया। आप कांग्रेस के लीडर बीजेपी में जाके टिकट ले रहे हैं, बीजेपी के लीडर कांग्रेस में जाके टिकट ले रहे हैं। हाँ। है ना? तो फर्क तो कोई रहा नहीं है। हाँ। अच्छा, आपके एरिया के, आप यहीं रहते हैं आसपास? बिल्कुल। अच्छा, आपके एरिया के लोकल मुद्दे क्या हैं, लोकल जरूरतें क्या हैं, ये बताइए। सबसे बड़ा मुद्दा तो कंटोनमेंट का इशू है। हम कंटोनमेंट एरिया में रहते हैं। हाँ। कंटोनमेंट का इशू है। प्रॉपरली कंटोनमेंट जो है हॉस्ट टैक्स लेने को आ जाता है, लेकिन प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है। ना तो हम कहीं कारपोरेशन में आते हैं, ना तो हम पंचायत में आते हैं। अच्छा। तो ये, और मेरे से बेहतर इस इशू को, इस सवाल के ऊपर अंकल जी खड़े हैं, बहुत बढ़िया जवाब दे सकते हैं, क्योंकि इनका पुराना एक्सपीरियंस है यहाँ का। हाँ। और बहुत काफ़ी लंबे से बात करूँगा। हाँ। अच्छा, महिला सुरक्षा के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कैसी स्थिति है महिला सुरक्षा की? महिला सुरक्षा भी, मैंने कहा, जैसे हिमाचल प्रदेश शांतिप्रिय प्रदेश है, लेकिन कमियां कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रहती हैं, तो उसका तो बिल्कुल भी मैं समर्थन नहीं करूंगा। 1% भी वो चूक नहीं होनी चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, या कोई तीसरा विकल्प हो। तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया पिछले 5 साल में जो है? नहीं, देखो, रोजगार के मामले में तो कोई मज़ा नहीं आया। हाँ। पेपर लीक देखिए, कितने पेपर लीक हुए हैं, पेपरों में करप्शन हुई है। कोरोना काल में हाँ। जो मिनिस्टर थे उस दौरान, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? हाँ। ये जनता सवाल तो पूछ रही है ना, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? और उसके बाद करप्शन के मामले में ले लो, अलग अलग मंत्रियों के ऊपर अलग अलग इनके, आज देखिए मैं सुन रहा था कल, वन मंत्री के ऊपर उन्हीं के पार्टी के सदस्य रहे कृपाल परमार जी करप्शन के चार्जेस लगा रहे हैं। ठीक है। दूसरी तरफ जो लोग बीजेपी के साथ आ जाता वो दूध का धुला हो जाता है, और जो बीजेपी के साथ नहीं है वो उसके ऊपर ईडी सीडी कोई कुछ नहीं। अब देखते हैं देश की क्या हालत रहे हैं। जब बिहार में सरकार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी चला रही थी, तब तो उनके मंत्री बढ़िया थे। हाँ। और जिस दिन वो सरकार को छोड़ के अपना उन दूसरे पार्टी के साथ समझौता करके सरकार का उस दिन विश्वास प्राप्त कर रहे थे, उसी दिन सैकड़ों छापे बिहार में पड़ रहे थे। तब वो सारे मंत्री, मीडिया तो कह रहा है अब बिहार में जो जंगल राज आ गया है,
पहले बीजेपी के साथ बढ़िया चल रहा था। बिहार के मामले में मैं तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं गया नहीं हूँ। बाकी मीडिया क्या बोल रहा है, मैं आपकी राजनीतिक समझ से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। मीडिया जो क्या कह रहा है, ये पिछले 8-10 सालों से हम देख रहे हैं कि मीडिया क्या कहता है। ठीक है, मीडिया वो कहता है जो सरकार चाहती है। बुरा मत मानिए, अभी मीडिया की तरफ से बिल्कुल ठीक बात है, मैं 100% एग्री करता हूँ। और मीडिया वो दिखाता है, वो लेके आता है जो सरकार चाहती है। और जब भी कोई बड़ा इशू इस देश में होता है तो एक नया फंडा मीडिया के द्वारा फैला दिया जाता है ताकि उस खबर को, फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली गुजरात में क्या हुआ, वो पुल गिर गया, वो गिर गया और इतने लोग मारे गए, लेकिन दूसरी तरफ वो दूसरा इशू चला दिया मीडिया ने, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं लोगों का जाए। तो यहाँ कई इशू हैं, हम नहीं बोलते। मैं तो पर्सनली ये बोलता हूँ, मैं नहीं कह सकता 370 क्यों हटाई बीजेपी ने, क्योंकि उसका एजेंडा था। उसने प्रॉमिस किया था 84 से लेकर कि जब हम फुल मेजॉरिटी में आएंगे 370 हटाएंगे। भाई तुम्हारे पास विपक्ष का दम होता तो उनको सत्ता में आने नहीं देना था, रोक लेते उनको। इसका मतलब आपने अच्छी पॉलिसीज लागू नहीं की, इसलिए उनको मौका मिला। अब लोग पहचान रहे हैं उनको भी। देखिए, मैं सर की राजनीतिक समझ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। लॉजिक के साथ और बिना विषय से भटके हुए सर ने जो भी बातें बताई हैं वो एकदम सटीक हैं। 370, मोरवी ब्रिज और यहाँ के लोकल मुद्दे सभी। आपको क्या लगता है कि क्या हिंदू मुसलमान की राजनीति हिमाचल में चल पाएगी या फिर यहाँ पर लोकल मुद्दों पे वोट होगा? अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम पे वोट पड़ रहा है, या लोकल कैंडिडेट के नाम पे वोट पड़ रहा है? देखो, लोकल कैंडिडेट के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। पॉलिटिकल पार्टी का जो मेरी समझ है, ऐसा लगता है, मैंने कहा कुछ लोग कांग्रेस के बीजेपी में जाके टिकट ले रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस में जाके टिकट ले रहे हैं। जब सारी ऐसी बात है तब तो कैंडिडेट ही देखा जाएगा कि कैंडिडेट कितना अच्छा हमारे इलाके में जो मेरे लिए सुख दुख में खड़ा रहेगा और मेरे लिए विधानसभा में सवाल उठाएगा और हमारे मुद्दों को लेके जो है वो संघर्ष करेगा। तो कैंडिडेट होना चाहिए प्रायोरिटी पे कि उस कैंडिडेट को देख के वोट दिया जाए। रही दूसरी बात, सरकार को भी देखा जाता है, जो 5 साल सरकार रही हो उसका भी एनालाइज हो जाता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि बीजेपी का एक प्रचार तंत्र इस तरीके से चलता है लास्ट 3-4-5 दिनों में कि तब वो एकदम लोगों को पूरा वो मोदी में कर दिया जाता है और वो लोग जो है मोदी के नाम पे वोट दिया जाते हैं। बिल्कुल, लोग बोलते, बीजेपी बोलती है मोदी साहब बहुत बड़े ब्रांड है। हम भी मानते हैं पॉलिटिकल तौर पे बहुत बड़े ब्रांड है, लेकिन जब हम एनालाइज करते हैं अपने तरीके से तो उनकी कथनी करनी में दिन रात का फ़र्क है। वो हमारी पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे हमारी समझ है। ठीक है, तो देखिए, सर की बातों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? पूरी बातचीत के बारे में आपके विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी मनोज के साथ धर्मशाला से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।